हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे। हम लोग का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स वैद्युत द्विध्रुव। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और हम लोग इसके बारे में बढ़िया से समझेंगे। चलिए समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव जो है एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसमें कुल मिलाकर दो आवेश होंगे और दोनों ही समान परिमाण में होंगे, किंतु विपरीत प्रकार के होंगे। यानी उनकी नेचर क्या होगा, विपरीत होगा। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, इस तरह से, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। और इसी सिस्टम को यानी इसी निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, यह एक ऐसा निकाय है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये चीज हो गया आपका परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो हम लोग बोल देंगे कि एक सिस्टम है, एक निकाय है। क्या है? निकाय। ठीक है। निकाय का मतलब बेटा जो एक से अधिक चीजों से मिलकर बने, जैसे ये आवेशों का निकाय है तो एक से अधिक आवेशों से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका सिस्टम। तो एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो समान परिमाण, याद रखना, दो समान परिमाण का मतलब होता है बेटा बराबर बराबर, परंतु विपरीत प्रकार यानी इनका प्रकृति क्या होगा, विपरीत होगा। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। हाँ, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब देखिए ये, जैसे मैं फिगर बना के आपको समझाऊं तो इस प्रकार से आपके पास दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हो गए। यहां ध्यान से समझिएगा, और यहां पर जो आवेश की मात्रा है वो Q है, तो इस पर भी आवेश का मान Q ही होगा। देखो दोनों आवेश क्या है, समान परिमाण के हो गए, बराबर बराबर आवेश, परंतु विपरीत प्रकृति के। अगर मैं कहूं कि ये ऋण आवेश है तो ये धन आवेश होगा, यानी विपरीत प्रकार के। दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे। हम लोग सपोज कर लेंगे इनके बीच की कुछ दूरी, और हमारा सजेशन है इनके बीच की डिस्टेंस आप जब भी मानना तो आप मान लेना 2L। क्या मानना? 2L। रीजन बता रहा हूं क्यों, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे कि 2L मानेंगे। चलो मैं आपको समझाता हूं। चलो इनके बीच की दूरी आप जब भी मानना, क्या मानना बेटा, 2L। 2L मानो, 2D मानो, यानी डिस्टेंस का 2 गुना है ना, इस तरीके से मानो। और ऐसा मानने से होगा क्या, आगे के जितने भी डेरिवेशन होंगे और उसमें कैलकुलेशन होंगे वो आसान हो जाएंगे।
क्योंकि हम लोग डेरिवेशन करते समय द्विध्रुव का मध्य बिंदु लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका मध्य बिंदु लेंगे इस तरीके से। हाँ, ये इसका मध्य बिंदु, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर पूरी दूरी आपकी 2l है बेटा, पूरी दूरी कितनी है 2l, तो आप आधी दूरी कितना ले लोगे l, और यहाँ से यहाँ तक भी l। तो आपके लिए जो कैलकुलेशन होगा वो आसान होगा। अगर आप केवल l मानते हो तब फिर आधी दूरी l/2 और यहाँ भी l/2 लेना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन टफ कर देगा। बात समझ में आ रही है? बाकी और कोई लॉजिक नहीं है इसको 2l लेने का या 2d लेने का, हम लोग केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हो गए। और इन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, इसको हम लोग द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। द्विध्रुव का क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। जैसे ये, इसको मिलाने वाली रेखा ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव का अक्ष। इसको आगे से हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, द्विध्रुव का निरक्ष क्या होता है। आई होप आपको द्विध्रुव समझ में आ गया। ये द्विध्रुव का अक्ष हो गया, और इनके बीच की जो दूरी होती है बेटा, इसको द्विध्रुव की लंबाई बोलते हैं। जो 2l है ना, इसको द्विध्रुव की लंबाई बोल देते हैं, लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने खींची है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, यानी द्विध्रुव का अक्ष। ये हो गया। आप एक चीज याद रखना, द्विध्रुव का नेट आवेश, द्विध्रुव पर जो नेट आवेश होता है वो आप याद रखना, ये आपको काम लगता रहेगा। द्विध्रुव पर नेट आवेश, नेट आवेश का मतलब होता है बेटा कुल आवेश। तो इस पर जो नेट आवेश होता है, जितने भी आवेश जोड़ लो, योज्यता आपने पढ़ रखा है। तो एक तो हो गया -q और प्लस दूसरा हो गया q, तो कुल मिला के कितना आएगा? बोलेंगे 0। यानी आप हमेशा इस बात को याद रखना, द्विध्रुव पर जो नेट आवेश होता है, कुल आवेश होता है, वो 0 होता है। वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना आवेश धन होता है उतना ही आवेश ऋण होता है। तो इसलिए जब कुल आवेश की बात की जाती है तो 0 आपको मिल जाता है। आई होप आप द्विध्रुव समझ गए होंगे। कोई भी द्विध्रुव पूछता है केवल एक ही चीज बताना है, दो समान प्रमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। आगे चल रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप लोग लिख लेना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आप ध्यान से सुनना, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, क्योंकि मात्रा में तो दोनों बराबर है, क्यू आवेश पहले पे है तो क्यू आवेश दूसरे पे भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मात्रा समान है तो कोई भी एक आवेश ले सकते हैं, उनको चिन्ह से मतलब नहीं, परिमाण से मतलब। वैद्युत द्विध्रुव का आप कोई भी एक आवेश ले लीजिए और उनके बीच की प्रभावी दूरी ले लीजिए और उन दोनों का गुणनफल करा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्विध्रुव के, क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत नहीं के बीच की दूरी के गुणनफल को ये बात आप याद रखना, हम लोग गुणा कराएंगे उन लोगों का, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ये बात क्या याद रखेंगे बेटा, बोलेंगे द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लीजिए तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लीजिए और उन दोनों का गुणनफल करा दीजिए, और जो गुणनफल के बाद प्राप्त परिमाण होगा या प्राप्त रिजल्ट जो होगा परिणाम, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे। एक चीज आपको याद रखने चाहिए क्या, कि इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, या द्विध्रुव आघूर्ण इसको शॉर्ट में बोल देते हैं, इसको हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे मैं कहूं यदि द्विध्रुव मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके से द्विध्रुव है, इस पर -q आवेश है और इस पर +q आवेश। अगर ये द्विध्रुव है तो इस पर समान आवेश विपरीत प्रकार का और एक दूसरे से कुछ दूरी पर, तो एक दूसरे से हम लोग मान लेते हैं कि 2l दूरी पर स्थित है। ऐसे बात समझ में आ रही। और इनको मिलाने वाली जो रेखा है बेटा, हम लोग मान लेंगे ये, इनको मिलाने वाली रेखा को हम लोग द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आ रही, ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही। यदि द्विध्रुव इस तरीके से है तब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ध्यान देने का, तब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण को आप किससे लिखते हो, तो बोलेंगे स्मॉल p से। किससे बेटा, स्मॉल p से। और स्मॉल p इक्वल टू होता क्या है, तो कोई भी एक आवेश, द्विध्रुव का कोई एक आवेश, आपका परिभाषा कह रहा है द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लो, चाहे इसको चाहे इसको, परिमाण से मतलब है बस, ले लिए एक आवेश, दोनों ही बराबर है क्योंकि, ओके, गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे आपका परिभाषा कह रहा है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, ये ले लिए और इन दोनों को गुणनफल करा दी, और यही आपका क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसको थोड़ा हम लोग ठीक से लिख लेंगे, कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्मॉल p इक्वल टू 2 को पहले लिख लीजिए, 2ql। ये आपका क्या है बेटा, तो बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तो आप आसानी से बता सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो मात्रक 2ql का होगा वही मात्रक p का होगा। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो मात्रक, ठीक है बेटा, जो मात्रक 2ql का होगा वही p का होगा। तो आप बताओ, कोई एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी ले हो, तो कोई एक आवेश होगा, उसका मात्रक कितना होगा, तो आप बताओगे कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और उनके बीच की दूरी 2l है, उसका मात्रक मीटर। तो SI सिस्टम में इसका जो मात्रक होने वाला है बेटा, वो कूलाम मीटर होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे SI मात्रक, क्या लिखेंगे, SI मात्रक। तो इसका मात्रक जो SI होगा बेटा, वो कूलाम मीटर होगा। कूलाम मीटर, ये हो गया। इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखते हैं, ये कूलाम हो गया और स्मॉल m, ये हो गया कूलाम मीटर।
बात समझ में आ रही है? ऐसा ही मात्रक हो गया। इसका एक अन्य मात्रक भी है और वो बहुत प्रचलन में भी है, अन्य मात्रक। इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। अन्य मात्रक इसका क्या है? तो वो डे बाई, क्या है बेटा? डे बाई, डे बाई। ओके, ठीक है, ये हो गया। मैं शॉर्ट में तो अभी बताऊंगा ही, इसको आप हिंदी में भी लिख लो, नहीं तो आपको दिक्कत हो। क्या है बेटा? तो बोलेंगे कूलाम मीटर, ये आपका होगा मात्रक इसका, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी के मात्रक हैं तो इनमें रिलेशन भी होता होगा, तो बोलेंगे यस, बिल्कुल। लिखेंगे एक डे वाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। इसको आप ऐसे लिख लेंगे, एक डे वाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, क्या? कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अच्छा, अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती होगी। अगर P एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती होगी। वो क्या है? तो हम लोग बोलेंगे जिसकी दिशा, यह एक सदिश राशि, यहां से लिखेंगे क्या? इसकी दिशा ऋण आवेश से, ध्यान रहे, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये आपको याद रखना होगा कि इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। बात समझ में आ रही? यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका डायरेक्शन होगा ये इस तरीके से होगा, ये किसका डायरेक्शन? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। किसका डायरेक्शन? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्यों? क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो दिशा है वेक्टर पी की है। किसकी है बेटा? वेक्टर पी की है। आप इसको ऐसे भी शो करा सकते हो इसी तरह से। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है। अन्य मात्रक डेवाई होता है। एक डेवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है, इसको याद रखना। और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये था आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे कोई पूछता है क्या होता है, तो हम बोलेंगे द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी लेंगे, आवेशों के बीच की दूरी, और गुणा करा देंगे, वो हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से लिखेंगे तो P इज इक्वल टू Q ले लेंगे, इनके बीच की दूरी 2a लिख लेंगे और गुणा कराएंगे तो 2q मिल जाएगा। सदिश राशि तो उसको आप वेक्टर में भी लिख सकते। बात समझ में आ रही? ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस, चलो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की, ये आपको पढ़ना है बेटा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपने अभी पढ़ रखा है कि ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपके लिए रहेगा, ठीक है।
चलो थोड़ा सा अरेंज कर दें ताकि आपको दिखे बढ़िया से सारी चीज़ें। ये अब आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। चलो, तो वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, और उसी निकाय यानी उसी सिस्टम के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपके सिलेबस में दो स्थितियां हैं ज्ञात करने के लिए, एक तो एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन में ज्ञात करना है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव के इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इसको बोलते हैं, उसमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये दोनों होते क्या हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं तो आसानी होगी हमको कि क्या करना है। देखो बेटा, इसको बोलते हैं, पहला है एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन, इसको बोलते हैं अक्षीय। क्या बोलते हैं बेटा, अक्षीय अथवा एंड ऑन पोजीशन मीन्स अनुदैर्ध्य। मैं अभी समझाऊंगा इनके शब्द का मतलब। अनुदैर्ध्य स्थिति, एक तो इस स्थिति में आपको ज्ञात करनी होगी अक्षीय और अनुदैर्ध्य स्थिति। इक्वेटोरियल मीन्स निरक्षीय, दूसरा आपको ज्ञात करना होगा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। एक तो इस स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। किसकी स्थिति की बात हो रही है, तो द्विध्रुव की स्थिति की बात होती है। कैसे जान पाएंगे अक्षीय अनुदैर्ध्य क्या है, निरक्षीय और अनुप्रस्थ क्या है, उसको हम लोग पहले ही समझ लेते हैं कि क्या होता है, अक्षीय क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। ध्यान देंगे बेटा, आपके पास दो बिंदु आवेश होंगे, एक ये और एक ये। चलो ठीक है, और इनको मिलाने वाली रेखा हम लोग सपोज करेंगे। अभी पहले तो आप मान लीजिए कि अगर ये द्विध्रुव है, अगर ये द्विध्रुव है तो इस पर समान परिमाण का आवेश होगा, यानी Q आवेश अगर इस पर है तो Q आवेश भी इस पर भी होगा, और समान परिमाण होगा, विपरीत प्रकार का होगा। अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये बात भी क्लियर है। और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होंगे, हम मान ले रहे हैं इनके बीच की दूरी 2L है, इस तरीके से। ये तो हो गया आपका द्विध्रुव, ये हो गया द्विध्रुव। अब द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है, चलो ये ले लेते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये बेटा कहलाता है द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहलाता है, द्विध्रुव का अक्ष। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि इसको बोलते हैं बेटा डाइपोल एक्सिस, मीन्स द्विध्रुव अक्ष। द्विध्रुव अक्ष याद रखना, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको हम लोग द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। आपसे कहा है अक्षीय स्थिति में, किसके अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में। किसके कारण ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी इस द्विध्रुव के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसके अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि इसके अक्ष पे किसी भी बिंदु पर, इसके अक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु मार्क कर ले, या यहाँ पर कर ले, या इधर कहीं कर ले, इधर कहीं कर ले, बात समझ में आ रही। इस तरीके से ये द्विध्रुव का अक्ष होगा, और इनके अक्ष के किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब इसको मैंने अनुदैर्ध्य क्यों लिखा है, इसको मैंने अनुदैर्ध्य क्यों, अच्छा अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इन दोनों चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी पढ़ते हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुदैर्ध्य काट या अनुप्रस्थ काट, इस तरीके से पढ़ते हो, तो ये दोनों टेक्निकल शब्द हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इसको समझना जरूरी होता क्या है। आप हमेशा याद रखिए, लंबाई के अनुदिश अगर कोई चीज हो रहा है तो अनुदैर्ध्य है, याद रखिएगा। क्या आप दो शब्द की ओर याद रखिएगा, लंबाई के अनुदिश
लंबाई के अनुदिश, इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य। ये हो गया अनुदैर्ध्य। और दूसरा लाइन याद रखिए, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत, अनुदिश का मतलब लंबाई के दिशा में ही, तो उसको अनुदैर्ध्य बोलेंगे। और लंबाई के लंबवत अगर बात हो रही है तो इसको हम लोग बेटा बोलेंगे अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ बोलेंगे। जैसे आप सब ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा 10th में, R इज इक्वल टू, या फिर ऐसे रो इज इक्वल टू R L बाई ए, नॉट, ये नहीं होगा, A बाई L, इस तरीके से आपने ये पढ़ रखा होगा। इसी का उल्टा भी आप लोग पढ़ते हो, जैसे R की बात हो तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए होता है, इस तरीके से आप सब ने पढ़ रखा होगा। क्या कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, और तार के अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका अनुप्रस्थ काट का तो प्रतिरोध घट जाता है। इस टाइप से आपने पढ़ा, बात समझ में आ रही है? अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है? तो तार कैसा होता है बेटा? बेलनाकार। तार कैसा होता है? बेलनाकार। आप सब लोगों ने देखा है तार होता है बेलनाकार, इस तरीके से ऐसे हो ये। अब अनुप्रस्थ काट की बात हो रही है तो ये तो हो गई लंबाई, तार की क्या हो गई? लंबाई। हम लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करेंगे? इसको ऐसे काट देंगे, तार के लंबाई के लंबवत दिशा में से काट देंगे। काटने के बाद आपको मिलेगा क्या? कुछ इस तरीके से, मान लो इसको काटते हो तो एक पार्ट इधर ऐसे मिलता है, दूसरा यहाँ बना देते हैं ताकि आपको दिखाए। एक कटा हुआ भाग इधर, एक कटा हुआ भाग इधर। तो जो अनुप्रस्थ काट आपने किया है वो ये है। और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हुआ बेटा, ये आपको वृत्ताकार ऐसे क्षेत्रफल मिलेगा, क्योंकि तार कैसा है? बेलनाकार। ये इसी काट को या इसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते थे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये तार है, इस तार की लंबाई ये है, तो लंबाई के लंबवत दिशा में हम इसको काटेंगे तो ये बेलनाकार तार है, तो आपको वृत्ताकार क्षेत्रफल मिलेगा। जहां से काटोगे वहां पे वृत्ताकार क्षेत्रफल मिलेगा, उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अनुप्रस्थ क्यों कहा गया? क्योंकि लंबाई के लंबवत दिशा में काटा। अगर इसी तार को हम लंबाई के अनुदिश काटते तो कहा जाता अनुदैर्ध्य काट। क्यों? क्योंकि लंबाई के अनुदिश है। तो ये दोनों शब्द याद रखना, लंबाई के अनुदिश अनुदैर्ध्य, लंबाई के लंबवत अनुप्रस्थ। बस यही दोनों अगर याद रखोगे तो इन दोनों को समझ जाओगे। यहाँ बात हो रही है लंबाई के अनुदिश। देखो द्विध्रुव का अक्ष क्या है? द्विध्रुव की लंबाई ये है ना, मैंने कहा था दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो द्विध्रुव की लंबाई होती है। ये लंबाई है द्विध्रुव की। तो देखो द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश की बात हो रही है, तो जब लंबाई के द्विध्रुव के अनुदिश की बात हो रही है तो अनुदैर्ध्य होगा, यानी अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति बोलेंगे। देखो एक्सियल आर इन डाउन पोजीशन, यानी अक्षीय स्थिति अनुदैर्ध्य स्थिति। अब अगर कोई बात कर रहा है निरक्षीय अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब समझ में आ रहा होगा लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत। अब इसको क्यों बोलते हैं वो समझा रहा हूँ। हाँ, इसको आप कहीं अगर नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात, इसको आप कहीं ऐसे लिख लीजिएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दे रहा हूँ। लंबाई के अनुदिश अनुदैर्ध्य हो गया, लंबाई के लंबवत अनुप्रस्थ हो गया। बात समझ में आ रही है? जानने के लिए है बस। अच्छा, तो आपको अक्षीय और अनुदैर्ध्य स्थिति तो समझ में आ गई होगी कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है और कैसे ज्ञात करनी है। जब द्विध्रुव इस तरीके से दिया जाएगा तो इसका लंबाई के अनुदिश ये हुआ, यानी आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा इसके अक्ष हुई, तो अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर इसी को हम लोग अनुदैर्ध्य बोलेंगे, क्योंकि लंबाई के अनुदिश है। अगर बात हो रही हो निरक्षीय, अगर बात हो रही हो निरक्षीय तो देखते हैं ये ध्यान देंगे बेटा, निरक्षीय का मतलब होता है द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा, द्विध्रुव का लंबार्धक रेखा, यानी एक तो द्विध्रुव पर लंब होगा, दूसरा द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा, यानी द्विध्रुव का अर्धक कर रहा होगा, लंब होगा और अर्धक कर रहा होगा,
उस रेखा को हम लोग लंबार्धक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर द्विध्रुव का यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु हम लोग ये मान लें, क्या मान लें, मध्य बिंदु ये है, ये। तो अगर ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, पूरी लंबाई 2l है, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो l होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो भी l होगी, तभी पूरी लंबाई 2l होगी। और आधा यहाँ, इसका मतलब है कि ये बिंदु क्या है, एकदम मिड पॉइंट है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। एक तो मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु क्या करेगा, द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब यहाँ से आप एक लाइन लेकर जाइए जो कि क्या हो, द्विध्रुव पर लंब हो, द्विध्रुव पर क्या हो, लंब हो, ये इस तरीके से। इसको बेटा इस तरीके से करेंगे, ये। अब आप इसको समझा सकते हो किसी से कि ये है क्या, बोलेंगे बेटा ये निरक्ष है। क्या है, निरक्ष। ये द्विध्रुव निरक्ष है, ये हो गया। बात समझ में आ रही, क्यों निरक्ष है, क्योंकि ये द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत है, या फिर द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत है, और द्विध्रुव को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि लंबार्धक रेखा है। एक तो क्या है, इस पर लंब है, क्या है, लंब है, और दूसरा क्या कर रहा है, द्विध्रुव को दो बराबर भागों में ऐसे ऐसे बांट रहा है, यल इधर और यल इधर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा। द्विध्रुव की लंबार्धक रेखा जो उसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है, और उसके अक्ष पर लंब है, इसी को हम लोग बोलते हैं निरक्ष। अब आप ही बताओ, लंबाई के लंबवत अगर कोई बात हो रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बोलेंगे। तो देखो, लंबाई के लंबवत ये रेखा खींची गई, लंबाई के लंबवत ये रेखा खींची गई, इसीलिए इसको हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। यानी कि एक बार तो आपको द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, कब, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब इस रेखा के किसी बिंदु पर। और दूसरी बार आपको निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस रेखा के किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। आई होप आपको अक्षीय और निरक्षीय समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वाला डेरिवेशन, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग हेडिंग करेंगे बेटा, एक्सियल और इंडाउन पोजीशन मींस अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, मींस लंबाई के अंदर से बात हो रही तो अनुदैर्ध्य स्थिति, ये आप हेडिंग करेंगे। और हम लोग अब फाइंड आउट करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को एक द्विध्रुव बना लेना है। क्या करना है, एक द्विध्रुव बना लेना है। चलो ये मान लेंगे हाँ बेटा, हम मान लेंगे कि ये क्या है, ये एक डाइपोल है, यानी द्विध्रुव है। और अगर ये द्विध्रुव है तो इस पर दो आवेश स्थित होंगे समान परिमाण के, यानी Q आवेश यहाँ है तो Q आवेश यहाँ भी स्थित होगा। दूसरी चीज विपरीत प्रकार का होगा, यानी ये अगर माइनस है तो ये प्लस होगा। ये भी बात समझ में आ रही। इनके बीच की अल्प दूरी हम लोग 2l लें और कह दें कि अगर ये मध्य बिंदु O है, क्या है बेटा, हम बोल दें वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये भी है, इसका भी नाम लिख दो वैद्युत द्विध्रुव ए बी, कलर चेंज कर दें, ये ए हो गया और ये बी हो गया। वैद्युत द्विध्रुव ए बी था, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ, इसका मध्य बिंदु ओ है। तो अगर पूरी दूरी 2l थी बेटा, तो आधी दूरी कितनी होगी, यल होगी, क्योंकि 2l को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये चीज। तो आधी दूरी क्या होगी, यल होगी। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना देंगे ये डिस्टेंस। ए से बी तक की दूरी। ठीक है, ये आपका हो गया ए से बी तक की डिस्टेंस।
ठीक है, ठीक। और हमको मध्य बिंदु ये है, ये भी दर्शा दो कि ये मध्य बिंदु। चलो भैया, अगर ये मध्य बिंदु है बेटा, ध्यान से देखना, तो आधी दूरी क्या होने वाली है, बोलेंगे यल, क्योंकि पूरी दूरी कितनी थी, 2l थी। ठीक है बेटा, तो ये यल होगा और ये भी l। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी है जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। अगर मध्य बिंदु O है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। अब हमको ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण, लेकिन इसके अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसका अक्ष खींच दे रहे हैं, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा हो गई। अब इसके किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इसके अक्षीय स्थिति में ही यहाँ पर कोई एक बिंदु है P। कौन सा बिंदु है बेटा, हम मान लेंगे कि बिंदु P है। कहाँ से, इसके मध्य बिंदु से दूरी बता दीजिए इसकी। हम लोग बोल देंगे कि इसके जो मिड पॉइंट है द्विध्रुव का, यहाँ से बिंदु P तक की जो दूरी है वो R है, ऐसा कुछ मान लेंगे। अभी मैं लैंग्वेज बोल दे रहा हूँ कि आपको लिखना क्या होगा, आपको लिखना क्या होगा लैंग्वेज। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई, और कितनी दूरी पर है, तो मान लेंगे R दूरी पर है। अब देखो लैंग्वेज आपको क्या लिखना है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम बोलेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में ही एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इतना ही लैंग्वेज आपको लिखना होगा बस। ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिंदु पर आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिगर को यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, एक तो माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण। दोनों पहले निकालिए, फिर बात करते हैं आगे की। लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लिख दे रहे हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किससे लिख लें, प्लस क्यू आवेश ये है, इसके कारण बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम लोग मान ले रहे हैं E1। क्या मान ले रहे हैं बेटा, E1 मान ले रहे हैं। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पर E1। ठीक है, E1 हो गया। फार्मूला क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, बहुत ही आसान है। कोई बिंदु आवेश मान लो Q है, इससे R दूरी पर अगर कोई कह रहा है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम लोग पहले से फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है तो लिखेंगे, नहीं है निर्वात अथवा वायु है तो उसका मान K, उसके लिए K का मान 1 होता है, तो 1 से गुणा कराने का कोई मतलब नहीं। ये हो गया। और जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो
वो आवेश लीजिए बटे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग, यही फार्मूला होता है। यहाँ भी वही अप्लाई करो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के तो सब में हो गए तो कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ये तो होगा ही, इनटू जिस आवेश के कारण आप ज्ञात कर रहे थे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आवेश ले लीजिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, किसके कारण हम लोग ज्ञात कर रहे थे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण। किस बिंदु पर ज्ञात कर रहे थे, तो बोलेंगे बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। E1 = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, तो प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर ज्ञात कर रहे थे तो वो आवेश ले लेंगे क्यू बटे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग, यानी बीपी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, बीपी स्क्वायर ऐसे लिखो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे बीपी की वैल्यू आपको बता दे रहे हैं। देखो बेटा, चूंकि हमको बीपी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस चाहिए, ध्यान रखना। तो आपको पूरी दूरी पता है, ओ से पी तक की दूरी पता है आर है। अगर हम पूरी दूरी में से ओ बी दूरी घटा दें, यानी यल दूरी घटा दें, यानी ओपी में से ओ बी घटा दें, तो ओ बीपी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर आपको बीपी चाहिए, क्या चाहिए बेटा, बीपी, चूंकि बीपी = कितना होगा, ओपी पूरी दूरी, ये आपको पता है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पता है ओपी में से हम क्या घटाएंगे, ओबी, ये भी पता है, बस मिल जाएगा बीपी। तो इसलिए बीपी = ओपी की वैल्यू कितनी है बेटा, तो बोले ओपी की वैल्यू आर है, माइनस ओबी की वैल्यू एल है, ये लो आर माइनस एल आ गया। तो अगर बीपी स्क्वायर है तो बीपी स्क्वायर की जगह आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे, कर देते हैं। अगले स्टेप में लिखेंगे, इसलिए E1 = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के और इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, बीपी की जगह पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये लो बेटा, आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। आपने किसके कारण ज्ञात किया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया इतना। अब अभी माइनस क्यू के कारण भी ज्ञात करोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी होगी, इसके लिए आपको परिणामी निकालना होगा। तो सदिशों को जोड़ने घटाने का नियम अलग होता है, उसमें डायरेक्शन का काम लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि इस बिंदु P पर किधर की ओर होगी। पहले तो आप इसको हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया, इसको भी लिख लेंगे। चलो, तो बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, उस बिंदु पर आप क्या करो, +1 कूलाम रख दो। इस बिंदु पर क्या करो, जिस बिंदु पर ज्ञात करनी है, +1 कूलाम आवेश रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो, परीक्षण आवेश। होगा क्या, अब ये परीक्षण आवेश जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। यहाँ पर +q आवेश है सपोज करो, तो इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए थी उसी डायरेक्शन क्या होगी, हम जानते हैं क्योंकि प्लस आवेश है तो प्लस वाले को क्या करेगा, दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही, ऐसा नहीं कि इधर की ओर दूर भगा देगा, इधर की ओर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है, ये दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है ना, इसके अनुदिश इधर की ओर, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे -q आवेश होता, इससे r दूरी पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी डायरेक्शन क्या होती, तो बोलेंगे +1 कूलाम रख के चेक करो, रख दिए। माइनस वाला आवेश क्या करता, प्लस वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता, और किधर की ओर आकर्षित, ऐसे नहीं करता कि इधर से ले आओ इधर, है ना, ऐसा नहीं होता, किधर की ओर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इधर की ओर होती है। तो यहाँ भी ऐसे ज्ञात करते हैं कि +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो +q क्या करेगा, अगर हम +1 कूलाम को बिंदु P पर रखें, तो आप सभी जानते हो ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भगाएगा। यानी इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर होगी, उधर की ओर होगी। तो बना दीजिए, हम लिख देंगे इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इधर की ओर होगी, किसके कारण, +q आवेश के कारण। अच्छा, +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है कितनी, तो आप सभी जानते हो कि E1 है, देखो लिखा है आपने, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिख देंगे। ये तो हो गया बेटा E1 वेक्टर E1, ठीक से थोड़ा लिख देंगे, ये बात समझ में आ गई।
अब माइनस क्यू आवेश भी, इसके कारण भी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं कितनी होगी। लैंग्वेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यही बार बार लिखना होगा आपको। 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, जगह बनाएंगे ये, और यही चीज़ कॉपी कर लेंगे। अभी मिटा दूंगा जो अन्यथा है। चलो ये हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ और लिखना होगा, और दूसरी चीज़ प्लस क्यू नहीं होगा, माइनस क्यू होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण ध्यान से देखना, और यहाँ पर E1 नहीं होगा, E2 होगा। ये सारी चीज़ें मिटा दें। चलो अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप E1 माने थे, इसको आप E2 मान लीजिए। लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, E2। और E2 बराबर होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, क्योंकि फार्मूला तो वही होगा, ठीक है, इनटू जिस आवेश के कारण हम लोग किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उस आवेश को आप ले लीजिए। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, इसके परिमाण को हम लोग ले रहे हैं। परिमाण का मतलब बेटा मात्रा, कितना आवेश है, हमको माइनस है प्लस है उससे मतलब नहीं, उसका निरपेक्ष मान लेंगे। बात समझ में आ रही है। माइनस प्लस की ओर डायरेक्शन देखने के लिए होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर है। बात समझ में आ रही है। तो एक क्यू आवेश ले ले, वो आवेश ले ले, वही आवेश ले आऊँ, क्योंकि दोनों आवेश बराबर था, है ना। तो वहां भी क्यू दिख रहा है, यहाँ भी क्यू दिख रहा है, बस उसकी प्रकृति अलग है। तो प्रकृति से हम लोग डायरेक्शन चेक करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर की ओर है। क्यू हो गया बटे उस बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी, यानी एपी आपको चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एपी, एपी स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यू आवेश ये है और बिंदु पी पर ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एपी है, उसका स्क्वायर आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, चूंकि एपी बराबर, ध्यान देना बेटा, ये पूरी दूरी चाहिए। तो हमको एक तो ओपी दूरी पता है, ओपी में अगर हम ओए जोड़ दें, इतनी दूरी में इतनी दूरी जोड़ दें तो पूरी दूरी आपको मिल जाएगी। आप बोल सकते हो एपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओपी, फिगर में देखना, और प्लस ओए। ओपी में हम क्या करेंगे, ओए जोड़ देंगे तो हमको एपी मिल जाएगा। अच्छा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एपी बराबर, हमको ओपी की भी वैल्यू पता है, ओए की वैल्यू पता है, इसीलिए लिए ही थे। तो ओपी की वैल्यू आर है, लिख देंगे, प्लस ओए की वैल्यू एल है, लिख देंगे। ये लो आर प्लस एल, तो जहाँ पे एपी लिखा होगा वहाँ आर प्लस एल लिखेंगे। यहाँ एपी स्क्वायर है तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4, 1 मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के क्यू अपान, जहाँ एपी स्क्वायर वहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये कर देंगे, ठीक है। चलो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ठीक है। इसको बेटा हम लोग बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना देंगे, इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले थोड़ा सा जगह बना देंगे, और दोनों की डायरेक्शन भी लिखेंगे, दोनों की हम लोग दिशाएं भी लिखेंगे। E1 की दिशा क्या है, तो यहां से देख के देखो, E1 की दिशा क्या है बेटा, प्लस क्यू के कारण था P पर, तो देखो BP की ओर है, किधर की ओर है, BP की ओर, BP की ओर, ये आपको पता चल रहा होगा। और अगर ऐसे ही बात करें E2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो E2 की डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं। जिस बिंदु पर ज्ञात करना है, मैंने कहा उस बिंदु पर +1 कूलम टेस्ट चार्ज रख दो, और वो +1 कूलम जिस दिशा में जाएगा वही दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो अगर यहाँ +1 कूलम रखें और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो माइनस क्यू को देखो, इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो ये माइनस क्यू आवेश इस +1 कूलम को प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। तो हम सभी जानते हैं कि विपरीत प्रकार का आवेश आकर्षित करता है, यानी ये माइनस क्यू आवेश +1 कूलम को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यानी E2 की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, तो हम बोल सकते हैं E2 की डायरेक्शन तो माइनस क्यू के आवेश की ओर होगी, यानी उसी आवेश की ओर होगी,
और थोड़ी कम होगी, इसलिए मैं इसकी लंबाई थोड़ी कम ले रहा हूँ E1 की तुलना में। अभी बताऊंगा कैसे मुझे पता चला, आपको भी पता चलेगा। ये इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता रहे। यही करेंगे, ठीक। ये E1 था बेटा, और ये क्या है तो बोलेंगे E2, वेक्टर E1 E2 प्लस 1 कूलम का कोई काम नहीं रहा, हम केवल डायरेक्शन के लिए इसको यूज कर लिए बस। अब आपने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात कर ली है। दो बिंदु आवेश थे, माइनस की और प्लस की, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और E1 आपने ज्ञात कर ली, उसका परिमाण भी और उसका दिशा भी। तो E1 की डायरेक्शन क्या थी, BP की ओर, और E2 की डायरेक्शन क्या है उसको हम लोग लिख देते हैं। E2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लोग बोलेंगे बेटा माइनस क्यू के कारण था बिंदु P पर, तो P A की ओर, P A की ओर, P A की ओर, दोनों का परिमाण और दिशा ज्ञात कर रही है। अब आपसे पूछा था अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। ये मत बताओ कि वहां E1 भी काम कर रहा है, E2 भी काम कर रहा है, E3 भी काम कर रहा है, E4 भी काम कर रहा है, ऐसे नहीं बताना। आपको कुल मिलाकर बताना है कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम कर रही हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, दो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, उसके लिए हमको जोड़ना होगा। बात समझ में आ रही। अब ये सदिश राशि है, तो सदिशों को जोड़ने का नियम अलग होता है। उसके लिए देखो हम लोग एक लैंग्वेज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि E1 यहाँ लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्या है बेटा, एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी सदिश होगी। पहले उसका परिमाण निकालो, दिशा तो मैं बता ही दूंगा। क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, कुल मिलाकर कितना काम कर रहा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण। तो वहां पर E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अगर हम कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वहां पर हम लोग मान ले रहे हैं कि E होगा। कितना होगा बेटा, E। ऐसे मान ले रहे हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उसका परिमाण निकालना है। तो वहां पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 काम कर रही है, और है क्या, ये सदिश राशि। तो जब सदिश राशि विपरीत दिशा में हो तो हम लोग क्षेत्र की तीव्रता घटा के निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। और एक ही दिशा में हो तो उनके परिमाण को जोड़ कर निकालते हैं। और अगर थीटा कोण पर झुके हुए हो तो वहां पर समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दो, नहीं पता है तो। ठीक है ना, मैं इस बात को आपको समझा देता हूँ पहले, तभी आप समझ पाओगे। मैंने कहा अगर कोई सदिश राशि इस तरीके से है, वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर भी, मैंने वेक्टर के पूरे सीरीज पढ़ा रखे हैं, और अच्छा यही होगा कि आप उस सीरीज को पढ़ लीजिए, तो आपको वेक्टर यहाँ समझने की जरूरत नहीं होगी, फटाफट आप समझ जाओगे। दो सदिश राशियाँ हैं, और दोनों ही सदिश राशियाँ समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न यानी पास वाली भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की गई है परिमाण व दिशा में। और इनके बीच का कोण अगर मैं कह रहा हूँ कि थीटा है, इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा। इनका जो परिणामी होगा उनके कटान बिंदु से ऐसे होकर जाएगा। कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित होगा। यही होगा आपका वेक्टर आर, रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। और आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, यानी इन दोनों के बीच का कोण होगा ये थीटा। मैं कलर चेंज करके आपको समझा दे रहा हूँ, ये इन दोनों के बीच का कोण होगा ये, ठीक है, कॉस थीटा, ये ले लेंगे। चलो भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा,
अब यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री होने का मतलब ये हुआ वेक्टर और वेक्टर भी एक ही दिशा में हो गए, यानी पैरेलल हो गए इस तरीके से, ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर बी है। तो जब एक ही दिशा में हो दो सदिश राशि तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, और जैसे ही आप यहाँ cos 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक से गुणा कराओगे 2ab होगा। तो आप देख पा रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में है तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी कि r बराबर मिला क्या, a प्लस बी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, तब अगर एक दिशा में होंगे तो इनका जो परिणामी का परिमाण होगा वो उन दोनों सदिश राशियों के परिमाण के योगफल के बराबर होगा, यानी उनको जोड़ दो मिल जाएगा परिणामी। सदिशों को जोड़ने का नियम ये है, इसी नियम से हम लोग जोड़ते हैं समांतर चतुर्भुज या सदिश युक्त त्रिभुज नियम, फार्मूला यही रहता है। अच्छा, अगर विपरीत दिशा में हो यानी थीटा बराबर 180, देखना अगर वेक्टर ये इधर है और वेक्टर भी इधर है, चलो ये दोनों क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने का मतलब 180। तो जैसे ही आप थीटा की जगह पे 180 डिग्री रखोगे तो cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू यहाँ पे -1 होती है, -1 का इसमें गुणा होगा तो अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, माइनस का प्लस में गुणा करोगे माइनस हो जाएगा और 2ab बचेगा। आप देख पा रहे हो कि ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात समझ में आ रही, इसका होल स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा a माइनस बी, लेकिन जो बड़ा हो उसमें से घटाते हैं, हो सकता है यहाँ b माइनस ए भी हो जाए, और चाहे यहाँ b माइनस ए करो चाहे a माइनस बी करो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ वर्ग है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, डिफरेंस का सिंबल लगा देते हैं, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। ये कब आता है, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो सदिश राशि हो, तब r बराबर क्या होगा बेटा, बोलेंगे उनको क्या करो घटा दो, डिफरेंस करा दो, उनका अंतर निकाल दो, मिल जाएगा। अगर विपरीत दिशा में है तो अंतर निकाल लो, परिणामी मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई कह रहा है आपसे कि भैया ये बताओ कि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तब तो पाइथागोरस थ्योरी है ना, 90 डिग्री का मतलब वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री इस तरीके से, तब तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट, इसी फार्मूला में रखेंगे, a स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अभी यहाँ नहीं ठीक होगा क्योंकि cos 90 डिग्री होगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 से गुणा करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तब आपको ये लगाना होगा। कुल मिला के आपको इतना याद रखना, अगर कोई सदिश राशि है एक दिशा में, कोई सदिश राशि है एक दिशा में, तो उनका परिणामी क्या होगा, उनके परिमाण के योगफल के बराबर होगा। अगर विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी क्या होगा, उनके अंतर के बराबर होगा, उनके परिमाण के अंतर के बराबर होगा। अगर 90 डिग्री पे हैं तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी उन सदिश राशियों को वर्ग करो, जोड़ दो, उनका वर्गमूल निकालो, हो जाएगा। ये आपको समझना था बस, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं हटा देता हूँ और अब यहाँ पे अपना समझते हैं। अच्छा, वो चीज हम आपको क्यों समझाएं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि मैंने लिख दिया है, और सदिश राशि है तो इसलिए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है बेटा, वो होगा आपका वेक्टर E का परिमाण, यानी वेक्टर E1 का परिमाण E1 माइनस वेक्टर E2 का परिमाण E2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों सदिश राशियां क्या है विपरीत दिशा में, क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो इनके अंतर के बराबर होगा। लेकिन आपने तो कहा था कि वहां डिफरेंस लगाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हाँ तो मुझे पता है कि वेक्टर जो E1 है वो बड़ा है और E2 छोटा है, कैसे वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे दो चीज, पहली चीज तो ये लिखेंगे कि भैया हम इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 विपरीत है, क्या है बेटा, परस्पर विपरीत है, परस्पर विपरीत है। ओके, एक तो बात यह है कि परस्पर विपरीत है, विपरीत दिशा में तो मैं घटा रहा हूं। दूसरी चीज ये है एंड तथा हम वेक्टर E1 में से E2 को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर E1 बड़ा है E2 से, यानी वेक्टर E1 का परिमाण क्या है, बड़ा है वेक्टर E2 के परिमाण से। कैसे, ये बात आप कैसे समझ सकते हो, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, आराम से समझ सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में देखना,
E1 बराबर आपको दिया है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान BP स्क्वायर। ओके, और E2 बराबर दिया है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q अपान AP स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही। अब अगर दो चीज देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये दोनों में कॉमन है, यानी ये तो दोनों में बराबर चीज है। बराबर क्या नहीं है? BP स्क्वायर। यानी अगर हम बात करें E1 किस प्रकार से निर्भर करता है तो 1/BP के स्क्वायर इस प्रकार से निर्भर करेगा दूरी पर। और E2 क्या है? E1 और E2 अब केवल दूरी पर निर्भर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और किस प्रकार से? उल्टा, क्योंकि E1 देखो अंश में है, BP स्क्वायर क्या है? हर में है। अच्छा, E2 भी किस प्रकार से निर्भर करता है तो यहाँ पे 1/AP स्क्वायर इस प्रकार से निर्भर करता है। अब आप सभी जानते हो व्युत्क्रम क्रमानुपाती है, तो अगर BP ज्यादा है तो E1 कम होगा और BP कम है तो E1 ज्यादा होगा। तो AP और BP की तुलना कर लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा। जिसका हर ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी। देखो कैसे, AP इतनी बड़ी दूरी है बेटा और BP इतनी छोटी दूरी है। आपको फिगर में समझ में आ रहा है कि BP कम है और AP ज्यादा है। तो हम सभी जानते हैं बेटा चूंकि BP जो है वो कम है और AP क्या है? ज्यादा है। तो AP ज्यादा तो E2 कम और BP कम तो E1 ज्यादा। क्योंकि कम है उसका वर्ग करोगे तो इसकी तुलना में कम होगा, भाग करोगे उसकी वैल्यू ज्यादा रह जाएगी। बाकी सब तो बराबर ही है ना। अच्छा, यहाँ पे AP क्या है? AP बड़ा है BP से, वर्ग करोगे तो BP स्क्वायर से और बड़ा होगा और ज्यादा चीज से भाग करोगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे आपको देखकर पता चल रहा है कि E1 क्या है? बड़ा है E2 से। बात समझ में आ रही? आप यहाँ से वैल्यू से भी देख सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q दोनों में क्या है? कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड को देखना, यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ R प्लस एल का होल स्क्वायर है। R में से कुछ घटाया गया तब वर्क किया गया तो इसकी वैल्यू कम होगी, कम से भाग करोगे तो ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ R में एल जोड़ा गया है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और ज्यादा कवर करोगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा से भाग करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी E1 बड़ा है और E2 छोटा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। और अगर E1 बड़ा है E2 छोटा है तो वेक्टर के हिसाब से हम लोग E1 में से E2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा क्यों रहे हैं कोई पूछे तुरंत दिखा दो, क्योंकि E1 और E2 क्या है? परस्पर विपरीत है। आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओगे तो भी यही मिलेगा, क्योंकि उनके बीच का कोण 180 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट यही लिखते हैं। अब करना कुछ नहीं, अगर यहाँ तक आप समझ गए तो E1 और E2 की वैल्यू लिखो, कैलकुलेशन करो, आंसर ले लो। चलो, यहीं तक जो भी समझना था यहीं तक समझना था। अब इसके बाद केवल जोड़ना घटाना बुरा भाग है, बस और कुछ भी नहीं। चलो करके देखते हैं। अगला स्टेप, E इज इक्वल टू E1 की जगह पे देखो, E1 की जगह पे इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया, और माइनस था बेटा तो माइनस लगा देंगे। E2 की वैल्यू रखनी है आपको। चलो E2 की वैल्यू रखते हैं। E2 की वैल्यू क्वेश्चन सेकंड से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये उसके देखा, ठीक है। चलो, कहां से आपने वैल्यू रखी बेटा? तो आप बोल देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से मैंने E1 और E2 की वैल्यू वहां पे रख दी है, यही सॉल्व करना है। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों टर्म्स में कुछ चीजें कॉमन है, उसको हम लोग कर लेंगे। अंश से देखो Q यहाँ भी, Q यहाँ भी, अंश से हम लोग Q कॉमन करेंगे। हर में आप देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन कर लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल, यहाँ तक कॉमन हो गया। बचा क्या है अंदर उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक बचा, अंश में क्या बचा बेटा? एक, क्योंकि आपने Q तो बाहर कर लिया। हर में क्या बचा? तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, माइनस यहाँ भी अंश में एक बचा, क्योंकि Q तो बाहर कर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर हो गया। तो हर में क्या बचा बेटा? R प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
अगला स्टेप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हर बराबर नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इसमें हर का आपस में कराएंगे। आर प्लस एल टू दी होल पावर 2 का एक में कराएंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर ही आएगा। और इसके फार्मूले पे ओपन भी कर दो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मिलेगा आपको क्या बेटा, ए स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2r। आपने किया क्या, इसका एक में गुणा किया वही रह जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोल दिया। अब इसका गुणा कराना एक में, माइनस लगा है बीच में लगा देंगे, तो इसका गुणा कराओगे एक में तो यही रह जाएगा। और ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ओपन कर दो तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2r, ये हो गया बेटा, ठीक है। और हर का आपस में गुणा करा देंगे, हर का आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे, तो बोलेंगे आर माइनस एल, ध्यान से देखना, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और टू दी होल पावर 2। यहाँ पे दो फार्मूला लगा है, मैं दोनों आपको बता रहा हूँ क्या क्या लगा है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और समझा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। ये उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक। चलो बेटा ध्यान देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं क्या, ए, आप सब जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दूसरी चीज़, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी जानते हो। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने और किया है, क्या, अगर कहीं पे लिखा हो बेटा ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी टू दी होल पावर m। देखो यही मैंने हर में किया है, आप ध्यान से समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते थे, ओपन करा दिए। नीचे मैंने क्या किया है वो समझना, हर का आपस में गुणा ही तो कराए हैं, और गुणा करा के पूरे का पावर 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू दी होल पावर m। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ होगा तो m का पावर a पर भी लगेगा और b पर भी लगेगा, यानी a टू दी पावर m b टू दी पावर m हो जाएगा। ऐसे ठीक यहाँ पे भी r माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा कराए हैं तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का गुणा करा दिए और टू दी होल पावर 2 लिख दिए। जब हम लोग ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 2 क्या होगा, इस पर एक है ना घात, इस पर भी एक घात है, तो घात की घात लगे तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो 2 का गुणा एक में होगा 2, यहाँ भी 2 का गुणा एक में होगा 2, यानी r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर लिखा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये घातांक का रूल है। अब देखो अगला स्टेप क्या होने वाला है, हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, ध्यान देना, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है, माइनस, जैसे ही आप ब्रैकेट ऑफ करोगे ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो माइनस का अंदर गुणा कराओगे, तो यहाँ देखो आर स्क्वायर प्लस में था बाहर आएगा माइनस में, एल स्क्वायर भी प्लस में था बाहर आएगा माइनस में, माइनस 2rl था तो प्लस 2rl, ऐसा आपको मिलेगा होल अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फार्मूला यहीं पे और लिख लो ना, क्या, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है बेटा। अगर कहीं पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का गुणा कराओगे तो यही आएगा। तो कहीं पे लिखा है आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा, आपने केवल जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा है उसका गुणा कराया है, इतना आ गया, और उसके ऊपर भी स्क्वायर था तो ये भी आप लगा दीजिए।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2rl प्लस और 2rl प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलने वाला है ध्यान दीजिए, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ओके, rl को अगर हम लोग हाथी माने तो 2 हाथी और 2 हाथी हो जाएगा 4 हाथी। कितना आएगा बेटा 4 हाथी, हाथी की जगह rl बटे नीचे क्या मिला, तो बोलेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल पावर 2। ये आपको मिल गया। ये था क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। अभी इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, गलती से भी आप 4 को 4 से नहीं काटोगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁻⁹, और ये हम लोगों के लिए आसान बात होगी। अगर आप काट दिए तो पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 रखोगे, गुणा कराओगे, भाग कराओगे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो 4 को मत काटो। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखिए, और क्यों लिख रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा अपने हिसाब से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप गुणे 1 करा सकते हो कि नहीं, तो बोलेंगे बड़े आराम से। क्यों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में गुणा करा सकते हो 1 से और उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। 1 यहाँ रोक लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इस कांस्टेंट को आप आगे कर लो। और Q क्या है, Q का गुणा अंश में करा दो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में हम लोग करा सकते हैं, तो Q का गुणा उधर करा दो। ठीक है, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी पता चलेगा हम लोग क्यों लिख रहे हैं ऐसा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया बेटा। ठीक है, इनटू इधर था 4, मैं पहले पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। क्या था बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये था बेटा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से था, और इसी को हम लोग बढ़िया से लिख रहे हैं अपने तरीके से। मैंने किया क्या, इसमें 1 से गुणा करा दिया, यहाँ पे हटा दो, ठीक नहीं लग रहा है ना। ये चलो 1 से गुणा कराया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे और के लिख लिया। Q को उधर भेज रहे हैं, यहाँ पे है क्या 4 को बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और Q वहाँ ले गए हो, ठीक है। L को पहले लिख लो और R को बाद में लिख लो। नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा बचा। अब आप सारी चीज़ देख लो, लिखा है कि नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि नहीं, थोड़ा ठीक से लिख देंगे। क्या 2 × 2 QL × R होल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि नहीं, वो आप देखेंगे। ठीक है, ओके, चलो ध्यान दीजिए। अंश में क्या था, Q था, Q लिखा है। 4 था, 4 को मैंने 2 × 2 कर दिया है। L था, L लिखा है। R था, R लिखा है। बाकी कुछ तो नहीं था, नहीं लिखा है। एक मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, हर में क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल पावर 2, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल पावर 2, यहाँ पे लिख दिया, बात खत्म। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो बेटा 2QL हमको ये चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इकट्ठा लिखा। और ये है क्या, ये आपके वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है P। कौन से द्विध्रुव का आघूर्ण है, यही जो आपने वैद्युत द्विध्रुव A भी लिया है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता क्या है, कोई एक आवेश ले लो, ये गुणे उनके बीच की दूरी ले लो 2L, तो 2 को आगे अगर लिखें और Q को बीच में, L को इधर, तो 2QL, ये वैद्युत द्विध्रुव AB का ही तो आघूर्ण है। इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा कि ये P क्या है बेटा, बोलेंगे द्विध्रुव, क्या द्विध्रुव AB का आघूर्ण, द्विध्रुव AB जो था उसका आघूर्ण, क्योंकि उस पर आवेश Q था, मैंने ले लिया, कोई एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी 2L ले लिया, लिखोगे तो ऐसा प्राप्त होगा।
यानी जहाँ पे 2 की वैल्यू लिखा है वहाँ पे हम p लिख सकते हैं। और बेटा इसीलिए 4 को मैंने 2 × 2 किया था और q और l को इकट्ठा किया था, बस, बाकी कोई और लॉजिक नहीं था। आगे देखिए, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इंटू 2 × 2QL की जगह पे P, ठीक है, इंटू R अपॉन R² माइनस L² टू दी होल पावर। अब देखिए, यदि द्विध्रुव छोटा है, यह द्विध्रुव क्या है, छोटा है। मान लीजिए बेटा द्विध्रुव क्या है, छोटा है। अच्छा, ये A और B, AB, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 2L। 2L दूरी बेटा बहुत छोटी है और इसका आधा अगर हम बात करें तो L है। तो आप जानते हो जब 2L दूरी ही छोटी है उसका आधा हम करेंगे तो दूरी और छोटी हो जाएगी, L दूरी छोटी हो जाएगी। अच्छा, किसकी तुलना में, जो बिंदु O से यानी इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में बिंदु P था, इसकी तुलना में। यानी हम लिख सकते हैं यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव क्या है, छोटा है, अर्थात L is less than R, यानी L क्या है बेटा, R की तुलना में बहुत ही कम है। अगर द्विध्रुव छोटा है तो L क्या है, R की तुलना में बहुत ही कम होगा। अच्छा, तब आप ये भी तो बोल सकते हो L² R² की तुलना में नगण्य होगा। क्या होगा बेटा, नगण्य होगा। ये बात मैं आपको एग्जाम्पल लेकर एक समझा रहा हूँ, तभी आप बढ़िया से समझ पाओगे। ओके, मैंने 2 लैंग्वेज यहाँ पे लिखे हैं। एक तो द्विध्रुव बहुत छोटा है, ठीक है, अगर द्विध्रुव छोटा है तो होगा क्या, तो मैंने लिख दिया है कि L क्या होगा, R की तुलना में छोटा होगा। ओके, और अगर L R की तुलना में छोटा है तो जब उसका वर्ग करोगे, क्योंकि हमको यहाँ R² और L² दिया गया है, उसका वर्ग करेंगे तो L² और भी छोटा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्या बता रहे हैं, किसी का वर्ग करने से कोई संख्या छोटी कैसे होगी, बिल्कुल होती है। अगर दशमलव वाली संख्याएं हो तो ऐसा होता है। मैं आपको समझाता हूँ। आप सपोज करिए कि R की वैल्यू है बेटा 10 किलोमीटर, मैं तुलना की बात कर रहा हूँ। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, हम उसको छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ते हैं, जब किसी चीज़ की तुलना में कोई चीज़ बहुत छोटी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे R का मान है, मान लो दूरी है 10 किलोमीटर है, ठीक है, और L एक दूरी है, ये 200 मीटर है। कितनी बेटा, 200 मीटर। अच्छा, यूनिट सेम होना चाहिए तभी हम तुलना कर पाएंगे, नहीं तो आंकिक मान तो इसका ज़्यादा लग रहा है, तो इसको भी किलोमीटर में बदल लीजिए। उसके लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, और जैसे 1000 से भाग करोगे 3 अंक के बाद दशमलव इधर लग जाएगा, यानी 0.2 किलोमीटर। सपोज करो 10 किलोमीटर R की वैल्यू, L की वैल्यू 0.2 किलोमीटर। अब आप बताओ यहाँ पे L जो है वो कम है कि नहीं है R की तुलना में, बोलोगे बहुत कम है। अगर आप 10 किलोमीटर दूरी चल के जाओ और उसकी तुलना में कोई 200 मीटर चल के जाए तो आप कहोगे कुछ नहीं चला, हमारी तुलना में वो कुछ भी नहीं चला, हम 10 किलोमीटर चले हैं। तो 200 मीटर क्या होता है 10 किलोमीटर की तुलना में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इनका वर्ग करके देखते हैं, इनका क्या करते हैं हम लोग, वर्ग करते हैं, यानी R² करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, R² मतलब 10 का स्क्वायर, 10 दूना 100 किलोमीटर। ये लो बेटा, R² अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 किलोमीटर, ये हो गई। अच्छा, L की बात करें तो L का भी वर्ग करो, यहाँ भी तो जब वर्ग करेंगे इसका 0.2 का, तो आप सभी जानते हो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इसलिए 0.04। ऐसे मैं आपको समझाऊं कि 0.2 का आप 0.2 में गुणा करो तो 2 दूनी 4, ऐसे यहाँ 0 का गुणा करोगे 0 0 4 0 0, 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.04, तो 0.04 किलोमीटर। अच्छा, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो किलोमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि आप समझना ये क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो अब समझो, 100 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 0.04 वर्ग किलोमीटर क्या है। अगर मैं इसको मीटर में बताऊं
तो ये कुल मिला के 40 मीटर आएगा। किसमें आएगा? 40 मीटर के आसपास। अगर किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करें तो इस तरीके से बात समझ में आ रही है। जैसे कहीं पे लिखा है किलोमीटर, ये स्क्वायर में है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बेटा? 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर। दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग तो वही रहेगा, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका वर्ग करेंगे तो ये 10 की घात 3 था, 3 का वर्ग 3 और 6 मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो 10 की घात 6 यहाँ रखोगे और मीटर स्क्वायर करोगे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो अब आप बताओ मुझे कि इतनी सी बात को समझो कि पहले 10 था और 0.2 की तुलना हो रही थी। अब यहाँ 100 है और 0.04 की तुलना हो रही है। तो वर्ग करने पे इसका मान कम हुआ कि नहीं हुआ? जब ये वर्ग नहीं था तो 0.2 था, और वर्ग किए तो इसका मान और भी कम हो गया। वही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि यल तो आर की तुलना में छोटा ही था, लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो यल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा होगा, और भी छोटा होगा। इसलिए हम यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, यानी ना के बराबर मान सकते हैं। इस तरीके से आप समझ लें ये चीज। चलो ओके, तो एल स्क्वायर क्या होगा? आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, ना के बराबर होगा। यानी यहाँ एल स्क्वायर हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी तुलना में बहुत कम है। हम लोग कैलकुलेशन अपना खराब नहीं करेंगे उसको लेकर। चलो छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद मिलेगा क्या? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के, ठीक है, और इंटू 2p इंटू आर अपॉन, यहाँ ध्यान देना मैं आपको समझा रहा हूँ। हम लोग करेंगे क्या? आर स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस एल स्क्वायर था। एल स्क्वायर को तो मैंने छोड़ दिया और उसका स्क्वायर है। घात की घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा होता है, यानी 2 2 4 हो जाएगा ऐसे। और इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं r³ इंटू आर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी एक आर है इसको उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, यानी आर आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के जहाँ पे क्या था? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, उसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? r³ इंटू आर। क्यों लिखा गया? क्योंकि आपने क्या किया? एल स्क्वायर को छोड़ दिया, एल स्क्वायर को छोड़ दिया। यहाँ पे कौन सा घातांक का रूल लगा? तो a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, अगर ऐसा है तो a टू दी पावर m इंटू n कर देंगे, यानी घात लगे तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अच्छा, r से r क्या करेंगे? हम लोग काट देंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो इसलिए फार्मूला क्या मिला आपको बेटा? E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू 2p/r³। ये फार्मूला आपको मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। कौन सा फार्मूला है? तो हम लोग बोलेंगे कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, एक कंडीशन याद रखिए, कौन सी? फॉर एयर यानी वायु अथवा वैक्यूम, निर्वात। तो निर्वात अथवा वायु के लिए हम सभी जानते हैं बेटा कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है। कैपिटल के की वैल्यू 1 होती है, जहाँ पे कैपिटल के है वहां पर हम लोग 1 लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल के की जगह हम लोग क्या करेंगे बेटा? 1 लिखेंगे, 1 से गुणा कराओगे यही रह जाएगा, तो इंटू 2p/r³। यही होगा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।